एपिसोड 7 की शुरुआत में 2 साल पहले के समय को दिखाया जाता है। एक लेडी बालकनी पे सोच में डूबी हुई थी। तभी साइकिल से जा रहे एक स्टूडेंट को कार वाला टक्कर मार देता है। लेडी ये देखकर सहम जाती है। वहीं कार से एक घबराया हुआ आदमी बाहर निकलता है, जो डरा सहमा चारों तरफ देखता है, फिर चुपचाप अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर लेडी चौंक जाती है। उसने गाड़ी के नंबर देख लिए थे और जल्दी से जाकर एक डायरी में नंबर को नोट करती है। तभी उसे पुलिस को बुलाने का ख्याल आता है, पर मोबाइल कहाँ पर रखा है उसे पता ही नहीं होता। इसलिए बच्चे को संभालने के लिए भागती है, पर गेट से बाहर पड़े कांच के टुकड़े उसके पैर में लग जाते हैं और दर्द से कहराते हुए वहीं पर बैठ जाती है। अब उसे कुछ होता है और अगले 1 घंटे तक वो वहीं पर बैठी रहती है। 1 घंटे बाद उसका पति आकर उसे संभालता है, पर तभी एम्बुलेंस की आवाज सुनकर उसे बच्चे का ख्याल आता है और दौड़कर हादसे वाली जगह पर जाती है। बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर ले जा रहे थे। लेडी ये देखकर फूट फूट के रोने लग जाती है और उसका पति उसे संभालता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। उसका पति कोर्ट में बयान दे रहा होता है कि मैंने सुना वो बच्चा अस्पताल पहुंचते ही खत्म हो गया था। वो बेचारा करीबन 1 घंटे तक वहीं पर पड़ा रहा और मेरी बीवी से अपनी गलती मानने लगी, क्योंकि अगर टाइम पे इलाज होता तो शायद उसकी जान बच जाती। उसने ये मान लिया कि सब कुछ उसकी मनहूस बीमारी की वजह से हुआ है। सुनसान जगह थी, इसलिए वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था और हमारे पास सिर्फ मेरी बीवी की गवाही थी। वो हर पल उस मुजरिम को पकड़ने के बारे में सोचने लगी। जब भी नींद खुलती वो उस हादसे को याद कर करके एक एक बात अपनी डायरी में लिख लेती। कोर्ट में कोई दिक्कत ना हो और सबके सामने वो ठीक से गवाही दे सके, इसीलिए वो अपनी दवाई वक्त पर लेने लगी और यादाश्त बनाए रखने की पूरी कोशिश करती रही। आज मेरी बीवी की वजह से इस आदमी को पुलिस पकड़ पाई है। जज साहब कहते हैं मिस चा, अब ये वकील जो भी सवाल पूछे उसका जवाब बहुत ध्यान से दीजिएगा। और यून जाकर सवाल करता है कि हम कई बार मिल चुके हैं, जब भी हम मिले मैंने अपना नाम बताया था, क्या आपको मेरा नाम याद है? तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। यून बताता है कि उसका नाम यून सोक हुन है। फिर पूछता है तो आपने कार का नंबर देखते ही तुरंत उसे डायरी में लिख लिया था? मिस चा हाँ में जवाब देती है। तो पूछता है फिर आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? और इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो यून कहता है आप मेरा नाम बता सकती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। पर वो बेचारी उसका नाम भी भूल गई थी और अपने पति की ओर देखती है। यून कहता है मतलब कि आप उस समय 119 डायल करना भी भूल गई थी, जैसे कि अभी मेरा नाम भूल गई। फिर पूछता है डिमेंशिया होने से पहले आप एक टीचर थी ना, वहाँ देखिए 2 स्टूडेंट बैठे हैं जो आपके फेवरेट हुआ करते थे, क्या आप उनका नाम बता सकती हैं? मिस चा उन्हें पहचान तो लेती है पर उनका नाम नहीं बता पाती। यून कहता है अभी अभी मेरा बताया हुआ नाम आप भूल गई, सालों से फेवरेट रहे अपने स्टूडेंट का नाम भी भूल गई, आप तो 119 पे कॉल करना भी भूल गई। जैसा आप हम ये स्टेज के डिमेंशिया के मरीज की गवाही पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये सुनते ही उसके दोनों स्टूडेंट सह नहीं पाते और उठकर यहाँ से चले जाते हैं। यून कहता है बच्चे को बचा नहीं पाने के गिल्ट में आपने अपनी बीमारी पर भरोसा किया ताकि गुनहगार को सजा दिलवा सके, पर आपको नहीं लगता ये बीमारी आपको धोखा दे सकती है और किसी बेगुनाह को बेवजह फंसा सकती है? ये सुनते ही लेडी अपनी नजरें झुका लेती है। अब यूलिम में सभी पार्टनर्स और मैनेजिंग पार्टनर्स की मीटिंग होती है, जिसमें नायोन बताती है कि अगला मुद्दा सैलरी सिस्टम के बारे में है, जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। ये सुनकर कईयों की नींद उड़ जाती है। कई इसके खिलाफ होते हैं, जिसमें दोयुन भी अपना हाथ खड़ा करता है। जूनियर पार्टनर्स का कहना होता है कि बिना किसी को बताए आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है? यून कहता है तो फिर हम कब तक ये चुपचाप सहते रहेंगे? कब तक हमारे जूनियर्स कम फीस वाले केस में अपना खून पसीना बहाते रहेंगे? आप केसेस लाने के लिए मेहनत करने की बजाय बड़ी पहचान पर निर्भर हैं, इसलिए आपको फीस भी कम करनी पड़ती है। फिर आप असली काम को अपने जूनियर्स पर छोड़कर खुद मार्केटिंग में लग जाते हो, सस्ते में काम उठाकर हम पर थोप देते हो। कभी देर रात में ऑफिस आकर देखिए, हमारे जूनियर्स अपनी नींद पूरी करने के लिए जमीन पर अखबार बिछाकर सोते हैं, फिर भी उनकी मेहनत को सराहा नहीं जाता। अब आप ही बताइए ऐसे लो फर्म में कौन काम करना चाहेगा? उनमें से एक कहता है पार्टनर बने हुए इतना समय नहीं हुआ कि आते ही सिखाना चालू कर दिया, और दूसरा कहता है मिस्टर किम आप तो फाउंडिंग पार्टनर है, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? किम कहता है देखिए एक लो फर्म में नीचे के लोग बिना सवाल किए बड़ों का हुक्म नहीं मानते, क्योंकि ये पार्टनरशिप है। हम सब लोग यहाँ लॉजिक से कमाते हैं, तो जरा लॉजिक से आर्गुमेंट कीजिए। सीनियर जूनियर के मुद्दे को छोड़कर यूलिम के फायदे के बारे में सोचिए। फिर यून को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। यून कहता है पिछले साल कितने एसोसिएट बीच में छोड़कर चले गए, आपको अंदाजा है? तो एक लेडी कहती है वो लोग तो वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में गए थे। यून कहता है नहीं, वो लोग वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में नहीं गए, बल्कि वर्क पे बैलेंस के चक्कर में गए थे, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पे सैलरी मिलना ही बंद हो गया है। ये सुनकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। तभी नायोन कहती है अब अगर किसी को कुछ भी नहीं कहना है तो ये मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। जब तक मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ ये नया सैलरी सिस्टम बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर किसी को कोई भी एतराज है तो मुझे हटाकर वो ये पोजीशन ले सकता है। मीटिंग के बाद दोयुन कोतेसोव को पूरी बात बताता है और कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर किम उनके साथ कैसे हो गए। कोतेसोव कहता है एक बात तो पक्की है कि ये नायोन की खुरापात तो नहीं है। दोयुन कहता है सही कहा, ये अटर्नी यून का काम है, कहो तो उसकी गलतियां ढूंढ निकालूं। तो उसका साथी कलीग कहता है वो गलतियां करता ही कहाँ है। कोतेसोव कहता है थोड़ा
थोड़ा रुको, मैंने उसके पीछे आदमी लगा दिया है, कोई ना कोई कमी तो उसकी सामने जरूर आएगी। वहीं इधर एपिसोड 6 के लास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें युन के घर की बेल बजती है और वो दरवाजे पर जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है जो युन से कुछ कहती है और वो उसे अंदर लेकर जाता है, पर कोई था जो इनकी फोटो ले रहा था। अगले सीन में वही फुटेज कोतेसोप के सामने रखी होती है जिसे देखकर ये तीनों काफी हैरान थे। तो युन कहता है, अरे ये तो सेकंड ईयर वाली सोई है ना, कमाल है, ये अटर्नी युन तो शरीफ होने का दिखावा करता है और अपनी जूनियर के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। कोतेसोप कहता है, और भला आधी रात को एक औरत एक मर्द के घर पे क्यों जाएगी? तो उसका कलीग कहता है, अपने जूनियर के साथ डेट ना करने का रूल अटर्नी युन ही तो लेकर आया था ताकि उनका शोषण ना हो सके और अब उसने ही नियम को तोड़ दिया। कोतेसोप कहता है, पर इससे हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि ये मैनेजमेंट की सलाह है, कंपनी के रूल में ऐसा नहीं लिखा है। फिर वो कुछ सोचने के बाद कहता है, ये मिस किम बोयूं तो उस एमजीसी कंपनी का केस लड़ रही है ना? कलीग हाँ में जवाब देता है। तो कोतेसोप कहता है, ये सोई मिस किम्बो की टीम में है, उसके अपोजिट में टीएस इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना केस अटर्नी युन को देने पर जोर दिया था। तो हमने किसी तरह एमजीसी की परमिशन ली और केस लड़ने के लिए अपना एथिकल वॉल कॉन्सेप्ट को यूज किया। दरअसल जब केस लड़ने वाली दोनों पार्टीज अपना केस एक ही लॉ फर्म को देती है तो एथिकल वॉल कॉन्सेप्ट के तहत उन दोनों पार्टीज की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के वकील आपस में शेयर नहीं करते, गोपनीय रखते हैं। इसी विश्वास के चलते दोनों पार्टीज अपने केस को एक ही लॉ फर्म को दे पाती है। कोतेसोप कहता है, तो हम ये कहेंगे कि अटर्नी युन सोकुन ने अपनी लॉ फर्म की सेकंड ईयर एसोसिएट के साथ नाजायज संबंध बनाए, फिर उसकी मदद से ऐसी खुफिया जानकारी हासिल की जिससे अपोजिट पार्टी को नुकसान पहुंच जाए और इसे गलत तरीके से अपने लिए मुकदमा जीत लिया। उसका कलीग कहता है, ये तो कमाल का आइडिया है, पर ऐसी खुफिया जानकारी युन सोकुन तक पहुंचाएगा कौन? तो कोतेसोप कहता है, वो काफी चालाक है, हमें उसके समझने से पहले ही सब कुछ करना होगा। वहीं इधर युन किसी केस के सिलसिले में सिंगापुर से वापस आया होता है और एयरपोर्ट से निकलते हुए देखता है कि एक आदमी से दो पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि आपको अपनी बीवी की खुदकुशी में मदद करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तभी युन को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसकी बीवी को डिमेंशिया था और युन ही तो उसके बच्चे वाले केस का अपोजिट लॉयर भी था। वो उनके पास जाता है और अपना कार्ड देते हुए बताता है कि वो एक लॉयर है। तो पुलिस वाला कहता है कि देखिए, इनके साले ने रिपोर्ट की है कि मिस्टर हांग ने अपनी पत्नी को सुसाइड करने के लिए उकसाया है। युन ये सुनकर चौंक जाता है। पुलिस वाला कहता है, क्या आप इनके साथ जाएंगे? तो युन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इनके साथ चलूंगा। पर मिस्टर हांग कहता है कि उसे कोई वकील नहीं चाहिए, वो सजा भुगतने के लिए तैयार है और खुशी खुशी पुलिस वालों के साथ चला जाता है। फिर कार में बैठे अपनी वाइफ की अस्थियों को देखकर उस पल के बारे में सोचता है जब उसकी बीवी ने बताया कि वो इस बीमारी की वजह से पहले ही मर चुकी है। वो अपने जीवन को खत्म करना चाहती है क्योंकि वो इस पीड़ा को अब और नहीं सह पाएगी। हांग अपनी बीवी को इतने दर्द में देखकर उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मान जाता है और उसकी बीवी रोते हुए बताती है कि स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु अब लीगल है, तो चलो कुछ अच्छे पल वहाँ बिताते हैं और फिर मुझे अलविदा कह देना। अब युन मिस्टर हांग से मिलने डिटेंशन सेंटर जाता है और कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है। पहले तो मिस्टर हांग नहीं मानता लेकिन बाद में मान जाता है। दोपहर को लिटिगेशन टीम की मीटिंग में युन पूछता है, क्या आप सबने मिस्टर हांग की केस फाइल पढ़ी है? तो सब लोग हाँ में जवाब देते हैं। हेयोन कहता है कि आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहाँ किसी ने स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु ली हो और उसके साथ जाने वाले को कोरिया में सजा हुई हो, उनके साथ सफर करने वाले पे मुकदमा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इस केस में आरोपी ने मरने वाले के साथ केवल सफर नहीं किया था बल्कि मरने तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में उसकी मदद भी की थी। तभी होमिन बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सलाह देना भी मदद करना ही माना जाता है। तो आरोपी की पूरी साझेदारी को देखते हुए लगता नहीं वो मुकदमे से बच पाएंगे। योन पूछता है, पर बचाव में क्या कर सकते हैं? तो होमिन कहती है कि यह समाज के खिलाफ किया गया जुर्म तो नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इच्छा मृत्यु को गलत ना माना जाए, मगर एक ऐसी बात पर ध्यान देना जरूरी है जो शायद इस दावे के खिलाफ भी जा सकती है। यून पूछता है, और वो क्या है? तो हेयोन बताता है कि पत्नी के बाद उसकी पूरी 1.7 बिलियन की जायदाद पति के नाम हो जाएगी। ये सुनकर यून थोड़ा हैरान होता है। तभी लीजिन कहता है कि उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो पत्नी के बाद पूरी जायदाद पति को ही मिलने वाली थी, लेकिन अगर पति दोषी पाया जाता है तो उसके अधिकार रद्द हो जाएंगे और पूरी जायदाद पत्नी के छोटे भाई को मिल जाएगी। शायद इसीलिए आरोपी के साले ने उसके खिलाफ ये केस किया होगा। यून कहता है, ये तो बहुत ही मुश्किल मामला लगता है। तभी हेयोन बताता है कि अफेयर के भी सबूत मिले हैं। ये सुनकर तो यून हैरान रह जाता है। वो कहता है, इस मामले को गलत ना माना जाए, ऐसा लिख के एक ड्राफ्ट तैयार करो। अगले दिन कोर्ट में जज साहिबा पूछती है कि आरोपी पर क्या इल्जाम लगाए गए हैं। तो अपोजिशन वकील बताता है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को इच्छा मृत्यु के लिए उकसाया और उसकी मदद भी की, जिसके चलते यूथेनेसिया लेकर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तभी यून कहता है कि हम अपोजिशन के लगाए इल्जामों से इनकार करते हैं। अब वकील आरोपी के साले से सवाल करता है कि आपकी बहन की मृत्यु से पहले उनका और आरोपी का रिश्ता कैसा था जानते हैं? तो साला कहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जीजाजी के अफेयर से मेरी बहन बहुत परेशान थी और उसके साथ रहने के लिए मेरी बहन से तलाक भी मांगा था इन्होंने। उतने में मेरी बहन को डिमेंशिया है ऐसा पता चला तो इन्होंने तलाक का फैसला वापस ले लिया। मेरी बहन तो वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान थी, तो इनको तो तलाक के बिना ही छुटकारा मिल जाता और पूरी जायदाद के वारिस ये बन जाते, ये जानते थे। बेचारी
बेचारी मेरी बहन, उसकी जिंदगी वैसे भी लंबी नहीं थी, पर इस आदमी से उतना भी इंतजार नहीं हुआ। बेचारी को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के इच्छा मृत्यु के नाम पे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। तभी यून कहता है जज साहिबा इस बात का इनके पास कोई सबूत नहीं है, और जज साहिबा वादी को अपने जज्बातों पर काबू रखने के लिए कहती है। अब यून सवाल करता है कि आपका किसी के साथ अफेयर था? तो मिस्टर हांक हाँ में जवाब देता है। यून पूछता है ये रिश्ता कब से कब तक चला? तो हांक बताता है कि ये रिश्ता मेरी पत्नी के डिमेंशिया का पता लगने से लगभग 1 साल पहले शुरू हुआ था, और उसके बाद मैंने तुरंत वो रिश्ता खत्म कर दिया था। यून पूछता है क्या आपने अपनी पत्नी से कभी तलाक मांगा था? तो हांक हाँ में जवाब देते हुए अपनी कहानी बताने लगता है कि जब उसने अपनी बीवी से तलाक मांगा था तभी उसकी बीवी ने बताया कि उसे डिमेंशिया है, और ये बात जानते ही वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। हालांकि उसकी पत्नी उसे तलाक देने के लिए राजी थी, पर वो खुद ही इसके लिए राजी नहीं था। अगले दिन तक वो बेचारी तलाक वाली बात भी भूल गई थी। दरअसल वो पिछले 1 साल से यही सोचता रहा कि शायद उसकी बीवी अब उससे प्यार नहीं करती, पर वो ये नहीं जान पाया कि उसका ऐसा व्यवहार डिमेंशिया के चलते हो गया है। काश कि वो पहले इसके बारे में जान गया होता तो शायद उसकी बीमारी के बढ़ने से पहले ही उसका इलाज शुरू हो जाता और शायद वो ठीक भी हो जाती। यून पूछता है इच्छा मृत्यु के समय आप उनसे प्यार करते थे? तो कहता है हाँ प्यार करता था, इसीलिए उसका फैसला मैंने कबूल कर लिया। यून कहता है माय लॉर्ड, हाल ही में सम्मानजनक मौत के लिए भी एक बिल पेश हुआ है जिसमें इच्छा मृत्यु को भी मंजूरी मिली है, क्योंकि इसमें समाज के खिलाफ किसी भी तरह के जुर्म को बढ़ावा नहीं मिल रहा। ऐसे में किसी की खुदकुशी में मदद करना गुनाह नहीं माना जाएगा। तो हमारी गुजारिश है कि आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। वहीं अपोजिशन वकील इसे जुर्म मानते हुए 3 साल की सजा की मांग करता है। जज साहिबा कहती है प्रतिवादी के हालात और दावों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आरोपी सच में अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उससे खुदकुशी करने में मदद की थी। हालांकि अगर हम हर निजी हालात के हिसाब से हर किसी के लिए अलग अलग कानून लगाते रहेंगे तो आगे चलकर ये निष्पक्षता और इंसाफ को कमजोर कर देगा और समाज में गलत मिसाल फैलने का डर पैदा हो जाएगा। इसलिए हर आरोपी के ऊपर हमारा कानून भी बराबर से लागू होना चाहिए। प्रतिवादी पक्ष की दलीलें और गुजारिशें सुनने के बावजूद क्रिमिनल एक्ट के तहत किसी की खुदकुशी में मदद करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती और सजा के तौर पर मुजरिम को 1 साल की जेल होती है। इस तरह केस खत्म होता और सभी लोग उठकर चले जाते हैं। मिस्टर हांक यून का शुक्रिया करते हैं, पर होमिंग थोड़ी दुखी थी क्योंकि वो लोग मिस्टर हांक को जेल से नहीं बचा पाए। थोड़ी देर बाद वो भी उठकर चली जाती है, पर यून अभी तक वहीं पर बैठा था और अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय यून देखता है कि उसकी बीवी को कोई प्रपोज कर रहा है। वो वहीं से चुपचाप देखता रहता है। हालांकि योना उसे मना करती है, पर वो लड़का योना को पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर वो चौंक जाती है, पर इससे पहले कि वो यून को देख पाती वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दिनों बाद योना बताती है कि उसे तलाक चाहिए क्योंकि वो अब यून से प्यार नहीं करती। अब इनके बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। यून कहता है तुम्हें सच में लगता है कि यह तलाक के लिए काफी है? तो पूछती आखिरी बार मुझे प्यार से कब छुआ था? यून कहता है तुम ही हो जो हर वक्त काम पे रहती हो और सिर्फ तुमने मुझसे दूरी बनाई थी, इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा वक्त दे देता हूँ। तो कहती है उस दिन घर के सामने मैंने तुम्हें देख लिया था, कोई और मुझे अपनी बाहों में भर रहा था और तुम मुंह फेर के चले गए थे। यून कहता है मैं तुम्हें किसी और के एक तरफा जज्बातों के लिए दोषी नहीं मानता, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर कोई शक नहीं। तो कहती है मैं शर्मिंदा हूँ भी नहीं, प्यार नहीं करती मैं उससे, लेकिन उसे दूर भी नहीं किया क्योंकि उससे मिलकर मुझे 10 साल पहले वाले तुम याद आ गए। हमारे बीच अब प्यार नहीं रहा। यून कहता है प्यार कम नहीं हुआ है, बस प्यार करने का तरीका बदल गया है। प्यार तो हमेशा बढ़ता ही गया है। पर योना उसकी बात नहीं समझ पाती और कुछ दिन मॉम डैड के पास जा रही हूँ बोल के चली जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और यून कॉल करके योना को मिलने बुलाता है। वो पहले से उसका वेट कर रहा होता है और योना आते ही हैरान होकर पूछती है कुछ हुआ है क्या? हमारे तलाक के बाद आज पहली बार तुमने खुद से कॉल किया है। और यून कहता है आज मैं एक आदमी से मिला जिसकी बीवी को भूलने की बीमारी थी और उसने इच्छा मृत्यु को चुना। वो बोला प्यार इंद्रधनुष की तरह होता है, समय के साथ कलर बदलते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया हो। योना कहती है जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, जब तुम्हारे साथ थी इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का पछतावा है। तब मुझे प्यार का तजुर्बा नहीं था, नादानी में मुझसे गलती हो गई। यून को सोचने के बाद कहता है अब से तुम मेरे लिए परफ्यूम मत बनाना और हमारे हेज को समय पर होटल में छोड़ दिया करो। अब से हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। और उठकर यहाँ से चला जाता है। इधर लीजिन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी अटर्नी योन आकर कहती है अकेले खाने में शर्म आती है क्या? काम में बिजी इंसान को कोई इतनी कॉल करता है क्या? तो कहता है आपकी वो कहानी बाकी थी ना। योन कहती है अरे छोड़ो उसे और बियर ऑर्डर करते हुए वहीं पर बैठ जाती है। पीते हुए दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी लीजिन के फोन पे कॉल आता है और वो चौंकते हुए कहता है अटर्नी यून का कॉल। योन भी हैरान होती है कि वो इतनी रात में कभी किसी को कॉल नहीं करता। अगले सीन में यून एक बार में बैठा होता है और ये दोनों उसके पास जाते हैं। यून कहता है क्या बात है बहुत खुश दिख रहे हो? तो लीजिन कहता है अरे रात के इस वक्त तुझे मेरी याद आएगी तो खुशी होऊंगा ना। योन कहती है मैं भी आई हूँ, चलेगा ना? तो यून मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल चलेगा। लीजिन कहता है तुम दोनों तो आज पहली बार साथ में पीने वाले हो। तो योन कहती है नहीं, यूलिम से पहले मैं इनकी पैरालीगल थी तो
तो कंपनी की पार्टीज में कई बार साथ में पी चुकी हूँ और सबसे बड़ी बात मेरे वकील बनने में इन्हीं का तो हाथ है। लीजिन हैरान होता है और जानना चाहता है कि वो यून को पहले से कैसे जानती है। तो यून बताती है कि बचपन में ही उसके पापा गुजर गए और उसकी माँ ने काफी मुश्किलें झेलकर उसे बड़े कॉलेज में पढ़ाया, पर उसी बड़े कॉलेज में गलत इंसान से रिश्ता जुड़ गया और उसके बच्चे की माँ बन गई। पति और ससुराल वालों के तानों से और बदसलूकी के साथ अपनी बेइज्जती को सह रही थी, लेकिन एक ही चीज ने मुझे तोड़ा, जब मेरी बेटी ने ही मुझे नीचा दिखाया। उनसे बदला लेना चाहती थी या फिर शायद इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। इसीलिए मैं एक वकील से मिलने गई और वो थे मिस्टर किम, और मैं उस दिन अपनी लाइफ के मसीहा से मिली। लीजिन कहता है मतलब कि आपके लिए मिस्टर किम एक मसीहा है? तो कहती है नहीं, उनके बगल में बैठे अटर्नी यून। तुम तो जानते ही हो मिस्टर किम कैसे हैं, फीस नहीं दे पाऊंगी ये सुनते ही मुकर गए। लेकिन अटर्नी यून ने मेरी कहानी सुनकर मेरी मदद करने का फैसला किया और फिर समझाया भी कि बदला कैसे लेते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यून रोते हुए कह रही होती है कि उसके पास फीस के पैसे नहीं है, क्या वो बाद में फीस चुका सकती है? तो यून को सोचने के बाद कहता है गंदगी में रहने वाले लोगों से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से खुद को दूर ले जाना। अगर तुम चाहो तो वहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कहानी प्रेजेंट में आती है और आज भी इस पल को याद करके यून के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लीजिन कहता है क्या बात है, आंखों में आंसू आ गए। तो यून कहती है यार मैं जब भी इस पल के बारे में सोचती हूँ तो रो पड़ती हूँ। तो चलो यून सर के नाम एक ड्रिंक हो जाए, और फिर ये तीनों बैठकर पीने लग जाते हैं। अब देर रात में होमी यून के ऑफिस में आती है और देखती है कि यून नहीं है तो उसे मस्ती सूझती है और खुद ही यून बनकर उसकी नकल करते हुए कहती है तुम्हारा जवाब नहीं मिस कांगोमिन, क्या ड्राफ्ट बनाया है? मेरी जूनियर बनने के लिए तुम पूरी तरह तैयार हो। उसकी नौटंकी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी अचानक यून की आवाज आती है, एक्टिंग कब तक चलने वाली है? और डर के मारे सिमट जाती है। फिर लड़खड़ाती आवाज में पूछती है अटर्नी यून आप यहाँ पे कब आए? तो कहता है तुमसे काफी पहले। होमिन डरते हुए कहती है पर आप इस वक्त यहाँ पे कैसे? तो कहता है मेरा घर जाने का मन नहीं किया। होमिन परेशान होते हुए पूछती है पर ऐसा क्यों, घर पे कुछ हुआ है क्या? तो कहता है क्या होगा, घर पे कोई है ही नहीं। ये सुनकर होमिन का मूड भी खराब हो जाता है और वो पूछती है कि आप चाय पियेंगे? अब ये दोनों जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। होमिन कहती है क्या हुआ सर, कुछ हुआ है क्या? बताकर देखिए शायद आप बेहतर महसूस करें। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उस दिन आपसे माँ के बारे में बात की थी। तो यून कहता है समझा पाना मुश्किल है। होमिन कहते हैं मुझे नहीं लगता, आप तो बातें करने में माहिर है, आपके लिए समझा पाना मुश्किल नहीं होगा। हमेशा मेरी बात सुनते रहते हैं, कभी अपनी भी सुना कर देखिए, मुझे सुनने का मौका तो दीजिए। ये सुनकर यून को सोचने के बाद बताता है कि उसका 3 साल की डेटिंग और 7 साल की शादी के बाद तलाक हो गया। कुछ साल बाद उसने फिर शादी की और अब वो प्रेग्नेंट है। मैं ज्यादातर किसी से बातें नहीं करता, पर उसके साथ ऐसा नहीं था। मैं उसे अपने दिन की सारी बातें बताता, कभी कभी तो कुछ भी उटपटांग बातें करता। तलाक के बाद उसके लिए वो जज्बात भी खत्म हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले की योना और आज की योना में जमीन आसमान का फर्क है। वो अब जैसी है उसे जाने देना आसान था, पर वो पहले जैसी ही रहती तो शायद उसे भुला नहीं पाता। लेकिन आज लगता है कि उसके लिए जो थोड़े बहुत जज्बात थे वो भी खत्म हो गए। होमिन कहती है लगता है आपने सब कुछ छोड़ दिया है और आपका दिल खोखला महसूस कर रहा है क्योंकि उनकी जगह खाली हो गई है ना। वो इंसान जो आपके अतीत में था उसकी जगह कोई और जरूर लेगा। यून पूछता है ऐसा हो सकता है? तो कहती है हाँ बिल्कुल, अकेलापन भी दूर हो जाएगा, इससे घबराइए मत, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यून कहता है तो ठीक है मैं चलता हूँ, और जाने से पहले होमिन का शुक्रिया करता है। ये सुनते ही होमिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इधर लीजिन और योन दोनों टल्ली होकर घर पहुँचते हैं। योन कहती है तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, मैं अकेले आ जाती ना। तो लीजिन कहता है मुझे भी तो आसान चुकाने दीजिए, हमेशा आप ही मुझे घर छोड़ती है। अब योन उसे अपने घर जाने का बोल के खुद रूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर पानी पीने के लिए आती है तो लीजिन को सोफे पर सोता हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है। वो पूछती है तुम घर क्यों नहीं गए? तो कहता है मेरा घर बहुत दूर है और मैं नशे में हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा ना। तो ठीक है बोल के अपने रूम में चली जाती है। सुबह जब योन की आंख खुलती है तो देखती है कि उसकी मोम खाना पका रही है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे लीजिन का ख्याल आता है और पूछती है माँ वो लड़का जो यहाँ सोया था वो चला गया क्या? फिर गुस्से ही कहती है चला गया होगा, कम से कम आपके हाथ का बनाया खाना तो खा के जाता। उसकी माँ कहती है तुम 20 साल की हो चुकी हो पर अब भी बच्चों की तरह हरकतें करती हो। और ये सुनते ही योन को एहसास होता है कि उसकी माँ तो जब वो 23 की थी तभी गुजर गई, मतलब कि ये सपना था। और वो बेचारी फूट फूट के रोने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर लीजिन उसके रूम में आकर पूछता है क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। तो रोते हुए कहती है बिना इजाजत के मेरे कमरे में कैसे आए, जाओ सो जाओ। तो लीजिन पूछता है मैं आपके पास यहीं पे सो जाऊं? तो योन उसे मना करती है और बाहर जाके सो जाने के लिए कहती है। लीजिन कहता है जब मैं किसी को रोते हुए देखता हूँ तो मेरा भी रोने का मन करता है। योन समझ जाती है कि ये नहीं मानने वाला और चुपचाप सो जाती है। लीजिन भी उसके बगल में सोते हुए कहता है पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ। अगले दिन लिटिगेशन टीम जब अपनी केस फाइलों को देख रही होती है तभी लीजिन एक डॉक्यूमेंट को देखकर चौंक जाता है। योन पूछती है क्या हुआ? तो बताता है कि ये एमजीसी कंपनी के इंटरनल रिव्यू के पेपर्स है। योन भी हैरान होकर पेपर्स को देखते हुए कहती है ये तो अपोजिशन की कॉन्फिडेंशियल इन्फो है। लीजिन कहता है अटर्नी किम्बो की टीम के लिए बनाए गए पेपर्स हमारे पास कैसे आए? तो योन कहती है एथिकल बोल जारी है कि नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। होम इन पेपर्स को देखकर बताती है कि इसमें तो हमारे क्लाइंट की दी गई इन्फो से बिल्कुल अलग
अलग आंकड़े हैं, मतलब कि ये सिंगल डॉक्यूमेंट हमें पूरा केस जितवा सकता है। अब ये तीनों अटर्नी यून के ऑफिस में जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। लीजिन पूछता है क्या हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट हमारे पास कैसे पहुंचा, तो यून कहता है जरूरी नहीं है, इस नई इन्फो को हमारे ड्राफ्ट में डालो और टीम के साथ शेयर करो, लेकिन हमारे क्लाइंट और बाहर के लोगों से ये बात राज ही रखो। होमिन कहती है पर ऐसे दूसरी पार्टी की इन्फो को यूज करना ये तो गलत है, पर यून कहता है कि जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। अब रात में एक एसोसिएट चुपके से यून के ऑफिस में जाता है और उनके बनाए नए ड्राफ्ट की कॉपी बनाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन कोतिसोव उसी कॉपी को देखकर कहता है बढ़िया काम किया तुमने, अब जाओ मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। उसके जाते ही कहता है मुझे लगा नहीं था कि यून सोकुन इसका यूज करेगा। उसका कलीग कहता है वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोयुन पूछता है तो क्या हम पार्टनर्स की मीटिंग बुलाएं, तो कोतिसोव कहता है हाँ यही सही वक्त है। दोयुन कहता है यून तो लपेटे में आ गया है, अब उसके चमचों की बारी है, खासकर वो फर्स्ट ईयर एसोसिएट मिस कांगोमिन, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कोतिसोव कहता है ये औरतों से दूर रहो, तुम पर इसीलिए भरोसा करता हूँ क्योंकि तुम औरतों से दूर रहते हो। दोपहर में योन की सास अपने बेटे के साथ हल्ला मचाते हुए आती है और योन को बेइज्जत करने की पूरी कोशिश करती है। योन पूछती है आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो कहती है तुम्हें पढ़ाया लिखाया उसके पैसे कौन देगा। योन कहती है अच्छा तो आप कंगाल हो गई है तो मुझसे भीख मांगने आ गई। ये सुनकर उसके साथ थप्पड़ मारने की कोशिश करती है पर वो पीछे हट जाती है। तभी उसका पति गुस्से में आता है तो योन उसे 2-3 चांटे लगा देती है। उसका ये रूप देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। वहीं ऑफिस में भी सबके चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है। फिर कहती है कॉलेज तो मेरी माँ ने पढ़ाया था और तुम लोगों ने सिर्फ 1 साल तक ट्यूशन की फीस भरी। हिसाब करना है तो 14 साल से दिन रात मुझसे काम करा के मेरा शोषण किया, उसका हिसाब कौन करेगा। दोबारा ऐसी कोशिश करी ना तो घर से निकलने लायक नहीं छोड़ूंगी। फिर गुस्से में अपने ऑफिस में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लीजिन उसके ऑफिस में आकर पूछता आप ठीक तो है ना, तो कहती है मुझे क्या होगा। लीजिन कहता है तो आज रात डिनर पे चले, तो कहती है मेरे पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, किसी के साथ डेट पर जाओ और शादी कर लो। फिर चुपचाप उठकर यहाँ से चली जाती है। ऑफिस से बाहर आके दीवार के पास खड़ी हो जाती है। लीजिन अब भी ऑफिस में ही था और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। लीजिन को नींद नहीं आ रही थी और वो खुद से ही कहता है सोच सोच के थक गया पर समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा कौन सा बुरा सपना देखा होगा। तभी योन अपनी आंखें खोलती है तो चौंकते हुए कहता है मैंने आपको जगा दिया क्या। योन कहती है बाहर जाके सो जाओ, और जब वो उसकी बात नहीं मानता तो धक्का मार के उसे बेड से गिरा देती है। लीजिन कहता है कमाल करती है आप भी, ठीक है मैं बाहर जाता हूँ। कहानी प्रेजेंट में आती है और योन चुपचाप चली जाती है। वहीं इधर मीटिंग रूम में मिस्टर किम कहते हैं आखिर ऐसे अचानक से पार्टनर मीटिंग बुलाने की वजह क्या है, ऊपर से तुमने गुजारिश की थी कि एक खास पार्टनर को मीटिंग से बाहर रखा जाए। तो कोतेसो बताता है कि वो खास पार्टनर यून सोकुनी मीटिंग का एजेंडा है। अब वो अटर्नी यून की वही तस्वीरें सबको दिखाते हुए बताता है कि ये तस्वीरें मेरे पास किसी गुमनाम आदमी ने भेजी है। ये लड़की हमारी फर्म की 2nd ईयर एसोसिएट मिस सोई है जो देर रात को मिस्टर यून के घर जाते हुए दिख रही है। मिस्टर किम कहते हैं पर इससे ये साबित नहीं होता कि उनका आपस का रिश्ता क्या है। हाँ अगर वो डेटिंग भी कर रहे होंगे तो इसमें गलत क्या है। तो कोतेसो बताता है कि उसने अपने बनाए रूल को ही तोड़ दिया है, तो क्या ये दोगलापन नहीं लगता आपको। मिस्टर किम कहते हैं देखो यून का तलाक हो चुका है, फिर इसमें गलत क्या है और तुम इस बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो। तो कोतेसो कहता है क्योंकि अटर्नी यून ने हमारी कंपनी के उसूलों और ईमानदारी की मिसालों पर पानी फेर दिया है। जूनियर वकील के साथ उसके नाजायज संबंध थे, फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसने अपने विरोधी पक्ष के उन खुफिया दस्तावेजों को बेईमानी से हासिल किया और इससे उसने यूलिन की एथिकल वॉल की पॉलिसी को भी तोड़ दिया और कंपनी ने बरसों से जो इज्जत कमाई थी उसे भी मिट्टी में मिला दिया है। तभी नायोन यून के साथ मीटिंग रूम में आकर कहती है ये सब क्या तमाशा हो रहा है। ये देखकर सारे के सारे चुप हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।